नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये मेरी पूरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है। इससे जो मैं वीडियो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। जो मैं ये ऑप्शन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मैं बार बार हर एक वीडियोस में बताता हूँ कि हम जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस रहती हैं, जो वेबसाइट के ऊपर या नेट के ऊपर इंफॉर्मेशंस रहती हैं, जो हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आते हैं, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो भी उनका फीडबैक रहता है, हम इमीडिएटली हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उसको अपने सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने जो भी व्यूवर्स हैं उन तक लेकर आएँ। तो मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है SRRB वीज़ा ऑफ फ़िलिपीन, जो कि एक रिटायरमेंट वीज़ा है फ़िलिपीन का। इस वीज़े के क्या बेनिफिट हैं, कौन इनके लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ फ़िलिपीन है, ये सबसे इकोनॉमिकल वीज़ा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जितने भी रिटायरमेंट वीज़ाज़ हैं उनमें अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे बेनिफिशियल है। और कैसे बेनिफिशियल है वो अब मैं इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ये जो SRRB वीज़ा है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल रेजिडेंटी रिटायरी वीज़ा ऑफ फ़िलिपीन है। इसके लिए कौन एलिजिबल है उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमने ये रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ पुर्तगाल के बारे में डिस्कस किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें। और इवन कुछ एप्लीकेशंस भी हमने अभी एम्बेसीज़ में डाली हैं, क्योंकि पुर्तगाल की एम्बेसी ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है। तो ये भी जो फ़िलिपीन रिटायरमेंट जो वीज़ा है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शंस जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है या जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए दिस इज़ ए बेस्ट ऑप्शन फॉर गेटिंग ए रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ फ़िलिपीन। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी, आपकी जो एज है वो 35 साल या 35 साल से प्लस होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है 35 ईयर्स। तो इसके अंदर और भी कुछ कंडीशंस हैं। आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन है, एक तो एज की आ गई और सेकंड कंडीशंस आ गई, आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीसीसी मैंडेटरी है। ये दो ही कंडीशन मेन है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि फंड्स में क्या है कि वहाँ पर मैंने जो जितने भी बाकी वीज़ाज़ कैटेगरीज हैं, रिटायरमेंट वीज़ा जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर पैसिव इनकम का ऑप्शंस रहता है कि आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव और एक्टिव इनकम होती क्या है वो मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया हुआ, जो पुर्तगाल की अभी मैंने कुछ दिन पहले डाली थी। जिन्होंने नहीं देखी वो भी हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अगर पैसिव इनकम है, इट इज़ ए वेरी गुड। इवन अगर आपके पास पैसिव इनकम नहीं है तब भी आप ये रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं बाय गिविंग द डिपॉजिट टू द वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिसको हम PRA कहते हैं, जो कि फिलिपन रिटायरमेंट अथॉरिटी है। तो इवन जो आप डिपॉजिट वहाँ की गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ऐसी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वाला जो वीज़ा ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसको हम SRRB फिलिपिन कहते हैं, स्पेशल, जो कि रेजिडेंट रिटायरी वीज़ा है फिलिपीन का, ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अंदर अगर आप मेडिकली अनफिट भी हैं तब भी आप इस वीज़ा को ले सकते हैं। ये रिटायरमेंट रेजिडेंसी फिलिपीन की ले सकते हैं। तो इस वीज़ा को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कितने फंड्स डिपॉजिट देने पड़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम अभी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इससे चीपेस्ट ऑप्शन आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगा। इवन इस वीज़ा को लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो जो भी आप अपनी वहाँ पर पेंशन ट्रांसफ़र करते हैं, जो पैसिव इनकम है, उसके ऊपर 0% टैक्स है। दिस इज़ ए वेरी गुड बेनिफिट। इवन आप फिलिपन जो हेल्थ सिस्टम है उसका प्रिविलेज ले सकते हैं। दिस इज़ अनदर बेनिफिट। कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज मैंने मिनिमम बता दिया 35 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो।
और अगर आप अनफिट भी है मेडिकली, इवन दैट, अगर अनफिट भी है तब भी आप इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इवन इस वीज़ा को लेने के बाद, जब आप इस वीज़ा को ले लेते हैं तो आपके पास वहाँ पर वर्किंग के राइट है, आप वहाँ जाकर वर्किंग भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने वहाँ जाकर बिजनेस करना है, बिजनेस भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने वहाँ जाकर हायर स्टडी करनी है, इस वीज़ा को लेने के बाद वहाँ पर हायर स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये वीज़ा के बहुत बेनिफिट्स हैं। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इन्होंने इस वीज़ा कैटेगरी को, जो SRRB वीज़ा है, जो फिलिपिन रिटायरमेंट वीज़ा है, उसको 5 कैटेगरीज के अंदर सेग्रीगेट किया हुआ है। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपकी एज 35 है या 35 से प्लस है, अगर आप वहाँ के जो रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, फिलिपिन रिटायरमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कुछ बैंक ऑथोराइज किए हुए हैं, उसके अंदर आप $20,000 डिपॉजिट दे देते हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। मतलब $20,000 डिपॉजिट करके आप ये वीज़ा ले सकते हैं विद डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कितने हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, वो 2 डिपेंडेंट को इंक्लूड करते हैं। अगर थर्ड डिपेंडेंट है तो उसके एक्स्ट्रा 15,000 15,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपेंडेंट में कौन कौन आता है, आपकी स्पाउस है और डिपेंडेंट बच्चे हैं। और इस वीज़ा में क्या बेनिफिट है, आप अपने बच्चे जिनकी एज 21 साल की है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ 18 साल तक के बच्चों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें आप 21 साल वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या बता दिया, 20,000 डिपॉजिट दे के 35, या आपकी एज 35 से ज़्यादा है, 20,000 वहाँ पे आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट देकर और ये रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं, रिटायरमेंट रेजिडेंसी परमिट ऑफ फिलीपीन की ले सकते हैं। तो फिलीपीन में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी भेजते हैं MBBS करने के लिए। तो जो MBBS की हमारी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर, उनको भी देख सकते हैं। इवन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पर MBBS करने के लिए भेजना चाहते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो इस कैटेगरी के वीज़ा को अवेल करें, वो इस कैटेगरी के वीज़ा को लें, और वहाँ जाने के बाद आपके बच्चों को वहाँ की डोमेस्टिक फ़ीस लगेगी, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और फिलीपीन एक इंग्लिश नोइंग कंट्री है, फिलिपिनो और इंग्लिश वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे BPOs भी बहुत ज़्यादा है, आउटसोर्सिंग की एजेंसीज वहाँ पर बहुत सारी हैं। कारण क्या है कि जितनी भी जो USA के आउटसोर्सिंग या BPOs हैं वो फिलीपीन के अंदर है। उसके अंदर कोई रीज़न है, रीज़न क्या है कि वहाँ के लोग एक तो इंग्लिश नोइंग है, इंग्लिश बोलते हैं अच्छी तरह। दूसरा है वहाँ पर एजुकेटेड लेबर है और चीपेस्ट लेबर है। तो दिस इज़ द सेकंड रीज़न। तो इसी तरीके से जो उनका सेकंड ऑप्शन है, जो तो 20,000 का बता दिया, अगर आप अपनी पैसिव इनकम मंथली पेंशन सिर्फ, आपको फिर बताया, $1,000 पर मंथ खाते हैं, तो आपको जो ये डिपॉजिट है वो सिर्फ $10,000 ही देने पड़ेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन मैंने ये बता दिया। जिन लोगों की पेंशन है यहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर जो कि $1,000 पर मंथ आती है, तो आपको जो वो डिपॉजिट है गवर्नमेंट को सिर्फ 10,000 का देना पड़ेगा। उस डिपॉजिट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा जब आप अगर कहते हैं कि मेरी ये रेजिडेंसीज कैंसिल कर दी जाएं, अभी मैंने अपनी कंट्री वापस जाना है, तो जो आपका पैसा वहाँ पर डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये था सेकंड ऑप्शन। अभी थर्ड ऑप्शन क्या है, लेकिन आप फिट होने चाहिए। अगर आप अनफिट हैं, मेडिकली अनफिट हैं, तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो जो आपकी पेंशन है वो कितनी होनी चाहिए, $1,500 की होनी चाहिए, और साथ में जो डिपॉजिट है वो 20,000 का, वो $1,500 की आपकी पैसिव इनकम और 20,000 का आपका डिपॉजिट होना चाहिए। वो थर्ड ऑप्शन क्या है फिलीपीन के अंदर इसी रिटायरमेंट वीज़ा का, वहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप ये डिपॉजिट नहीं देना चाहते, चाहे वो 20,000 का है चाहे वो 10,000 का है, तो आपके पास एक और भी वे है। वो क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आप वहाँ पर एक रियल एस्टेट परचेज कर लें, कोई घर परचेज कर लें, कोई अपार्टमेंट परचेज कर लें, जिसकी कॉस्ट है वो मिनिमम 50,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर रियल एस्टेट परचेज कर लेते हैं $50,000 की या उससे ज़्यादा की, तब भी आप इस रेजिडेंसी परमिट के लिए एलिजिबल हैं, वो ले सकते हैं।
फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन क्या है कि फिलीपीन गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऑफिस फिलीपीन के अंदर हैं, उनके जो रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं, फिर बता दिया, उनके जो रिटायर एम्प्लॉई है जो फिलीपीन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी, उनके रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी उन्होंने ऑप्शंस दिया है। उनके लिए उन्होंने जो डिपॉजिट है सिर्फ 1500 यूएस डॉलर का दिया है। आप सिर्फ 1500 यूएस डॉलर डिपॉजिट करके, अगर आप रिटायरी हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिलीपीन में हैं उनके रिटायरी हैं, तो आप 1500 यूएस डॉलर डिपॉजिट करके वहाँ के रिस्पेक्टिव बैंक में इस टाइप की रेजिडेंसी ले सकते हैं। और फिफ्थ ऑप्शन क्या दिया है, जो लास्ट ऑप्शन है, वो उनके लिए दिया है जो कि कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया है, अगर इंडिया के जो फोर्सेस में काम करते हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में है, अगर उनका कोलैबोरेशन या उनके कोई टाइज हैं वहाँ की मिलिट्री के साथ, अगर आप उन ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हैं और आपकी जो पेंशन है 1000 यूएस डॉलर की आ रही है, तो आप सिर्फ 1500 यूएस डॉलर वहाँ पे डिपॉजिट करके और अपनी पेंशन 100 जो 1000 यूएस डॉलर आ रही है, तब भी आप इस रेजिडेंसी परमिट को ले सकते हैं। तो ये जो रेजिडेंसी परमिट है फिलीपीन का चीपेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है हर एक पर्सन के लिए। इवन यहाँ पर इंडिया में देखिए, इंडिया में अगर आपने वीज़ा लेना हो किसका, जापान का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ साउथ कोरिया का या ताइवान का, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू कुड नॉट गेट ए ईजीली वीज़ा ऑफ दिस कंट्री। और जापान के वीज़ा की वैल्यू है यूएसए के वीज़ा की वैल्यू के इक्विवेलेंट। बट अगर आप फिलीपीन में इस रिटायरमेंट वीज़ा के ऊपर है, तो आपको वो सारी कंट्री के वीज़े इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे जो स्टेटस है वो SRRB वीज़ा का है, जो कि स्पेशल रेजिडेंटी रिटायरी वीज़ा ऑफ फिलीपीन है। अगर आप 35 साल के हैं या 35 साल प्लस के हैं, तो आप इस टाइप के वीज़ा ले सकते हैं। वो वीज़ा लेने के बाद वहाँ से अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ईजीली ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ये कंट्रीज़ मैंने बताई हैं, चाहे जापान है, चाहे साउथ कोरिया है, चाहे ताइवान है, उसका फिलीपीन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। जैसे इंडिया के अगर सिंगापुर के साथ कहें या मलेशिया के साथ कहें या थाईलैंड के साथ कहें, क्योंकि इन कंट्रीज़ का इंडियन को चाहे यूएई के साथ कहें बहुत अच्छे हैं, इजीली वीज़ा मिल जाता है। इसी तरीके से फिलीपींस जो लोग हैं उनको भी इन कंट्रीज़ के जो वीज़े हैं ईजीली मिल जाते हैं। तो आप ये फिलीपीन का वीज़ा जो रिटायरमेंट वीज़ा है बड़ी इजीली ले सकते हैं, जो कि चीपेस्ट ऑप्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जिन लोगों को मालूम है वो लोग इसको इनकैश कर रहे हैं। नेचर वाइज देखें, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, तो वैसे ही आप फिट रहेंगे जब बीचेस के ऊपर जाते हैं, सुबह शाम आप घूमते फिरते हैं, तो नेचर भी बहुत अच्छी है वहाँ पे फिलीपीन के अंदर, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इवन इस वीज़ा को लेने के बाद मैंने फिर बताया, आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इवन जो डिपॉजिट भी वहाँ की गवर्नमेंट को देते हैं, विदाउट डिपॉजिट का भी मैंने ऑप्शन बता दिया, विद डिपॉजिट का भी ऑप्शन बता दिया। सिर्फ 20,000 यूएस डॉलर वहाँ की गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के बाद आप विद फैमिली जहाँ की ये रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ फिलीपीन का ले सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आपको वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार हर एक वीडियोस में बताता हूँ कि हम टेक्निकल लोग हैं, हर चीज़ को मतलब रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आएँ। तो जो मेरी आने वाली कमिंग वीडियो रहेगी वो 2 कंट्रीज़ के ऊपर रहेगी, रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ थाईलैंड एज वेल एज रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ मलेशिया। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बट ये चीपेस्ट ऑप्शन जो फिलीपीन का आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। अगर आप फिलीपीन का रिटायरमेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें, तो आपको हम इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।